मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सिम्पी जी बताइए, इस महिला दिवस में महिलाओं के संबंध में शासन की योजनाएं क्या हैं और महिलाओं के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, सब बताएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहले तो हम समस्त महिला जगत को बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करते हैं। और हमारा ये मानना है कि महिला सिर्फ सृजन की जननी नहीं होती है, बल्कि समाज में और राष्ट्र निर्माण में भी वो एक बहुत ही अहम भूमिका रखती है। जहाँ तक योजनाओं की बात है तो ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बेहतर बता पाएंगे कि वो महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, कितना उनका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर है। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि आप ये जो लाडली बहना योजना लेकर आते हैं, हमें लगता है कि अच्छी बात है। महिलाओं को आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं योजनाओं के माध्यम से, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक ये है कि महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पर आप ध्यान दें, महिलाओं की श्रम भागीदारी को बढ़ाने का आप प्रयास करें। योजनाएं तो जीवन पर्यंत नहीं चलती हैं और ना ही उससे महिलाओं का कोई बहुत ही समृद्ध विकास होता है। बेहतर ये है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें शिक्षा की ओर बेहतर तरीके से अग्रसर किया जाए, उन्हें रोजगारों में ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए तो शायद बेहतर होगा। जी सिम्पी जी, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि महिलाएं 10 साल पहले जो पोजीशन थी, आज महिला कितनी प्रगति की है, इस संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है? नहीं, 10 साल पहले ही क्यों, अगर हम देखें तो आज हम एक तरीके से अमृत काल में जी रहे हैं। हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो उस हिसाब से अगर हम सरफेस पिक्चर देखें तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी दिखती है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो एक महिला है। चाहे महिला मुख्यमंत्री की बात रही हो या फिर राजनीतिक संगठनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो, विभिन्न जो कार्य क्षेत्र हैं उनमें महिलाएं परचम लहरा रही हैं, तो वो अपनी तरीके से जस्टिफाइड लगता है कि महिलाओं की स्थिति पहले और अब में उसमें तो बहुत बेहतर और दूरगामी परिणाम आए हैं। लेकिन अगर समाज की आप वस्तुस्थिति देखेंगे तो जो महिलाओं के प्रति क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरह की घटनाएं महिलाओं को लेकर आ रही हैं, अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने वर्षों बाद भी हम महिलाओं को वो सुरक्षित सड़कें नहीं दे पाए हैं जहां पर वो अपने कार्य क्षेत्र से अगर घर आती हैं या घर से कहीं बाहर जाती हैं तो उनके माता पिता को किसी तरह की कोई चिंता ना हो। अगर आप मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट पर ध्यान देंगे तो विगत 5 वर्षों में लगभग 55,000 बालिकाएं जो है वो मध्य प्रदेश से लापता हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं उनके माता पिता को ये लगता होगा कि वो अपनी बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे। तो हमें लगता है कि सरकारों को जिन 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो एक है महिलाओं की सुरक्षा और दूसरा उनके रोज़गार। अगर इन दोनों पर सरकार बेहतर काम करेगी तो शायद महिलाओं की तस्वीर और बेहतर उभर के आएगी। सिम्पी जी, देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का शासनकाल रहा है, लगभग 60 वर्ष, और इन 60 वर्षों में महिलाओं की दशा क्या सुधरी है? और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अभी तो पिछले 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। हमारे मध्य प्रदेश में ज़रूर 20 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन इनका तो यही कहना है कि अभी अभी हम सरकार में आए हैं। कांग्रेस तो 60 साल 70 साल से राज्य कर रही है और महिलाओं की स्थिति सुधार पाई है, इस संबंध में आप क्या कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके के विचार कांग्रेस के शासन के प्रति रखती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले अगर कांग्रेस की बात करूं तो इस देश की पहली और अभी तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, वो तो कांग्रेस की ही देन रही। उन्होंने इस देश का बहुत ही सक्षम प्रतिनिधित्व किया। अगर पंचायतों में और नगरीय निकायों में आरक्षण की बात करूँ, जो कि स्वर्गीय
हमारे देश के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का स्वप्न था। तो जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी तो उसी में हमने संविधान में संशोधन कर 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायतों में, नगर निकायों में देने का काम किया। उसी के बाद वो पंच प्रधान बनी, वो पार्षद बनी। दिग्विजय सिंह जी का जब शासन मध्य प्रदेश में था तो सरकारी नौकरियों में उन्होंने 33% आरक्षण का रास्ता खोला था। लेकिन अगर मोदी सरकार की या केंद्र सरकार की बात करूं तो लगभग 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत वो लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण का उन्होंने एक अधिनियम पारित करवाया था, लेकिन आज तक उसको धरातल पर लागू नहीं कर पाए हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की कथनी करनी में तो बहुत अंतर है। चाहे स्व सहायता समूह की बात आप कर लीजिए, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर लीजिए, चाहे महिलाओं को शिक्षा की देने की बात कर लीजिए। जो मनमोहन सिंह जी के समय शिक्षा का अधिकार है वो कांग्रेस की सरकार लेकर आई है। तो हमने तो महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। हाँ, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रतिनिधियों ने ज़रूर लिया होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद में उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि में कोई बहुत सकारात्मक काम नहीं किया। ये कहते हुए हमें बड़ा अफसोस होता है। कांग्रेस शासनकाल में ही पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और उसके बाद अभी भाजपा के शासन में डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं। तो महिलाएं तो आगे बढ़ रही हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है कि आगे महिलाएं और तरक्की करेंगी? जैसा कि शहडोल में अगर बात करें, शहडोल संभाग की, तो यहाँ पर कमिश्नर लेडी हैं, आईजी डीआईजी महिला हैं, सांसद विधायक भी महिला हैं और तमाम अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न विभागों में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है। तो आगे आने वाले समय में महिलाएं क्या सशक्त होंगी? नहीं, निश्चित तौर पर हम महिलाओं को इस देश की आधी आबादी मानते हैं, तो सशक्त तो वो है ही और बहुत ही बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जहाँ तक शहडोल संभाग की बात है तो आपने बहुत सारे उदाहरण दे ही दिए हैं और निश्चित तौर पर जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है और हमें ये उम्मीद रहती है कि समाज के अंदर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी आएगा और सुधार भी आएगा महिला नेतृत्व के चलते। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जितना हमारे अंतिम तबके तक शिक्षा बेहतर तरीके से प्रवाहित होगी और महिलाएं मजबूत होकर आएंगी, वो कार्य क्षेत्रों को बढ़कर चुनेंगी, वो राजनीतिक क्षेत्रों को और बढ़कर जिम्मेदारी के साथ चुनेंगी और समाज के अंदर इसके बेहतर परिणाम और प्रतिफल आएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने के संबंध में कोई कानून बना था, उस संबंध में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वही हमने उसी पे अभी पूर्व में चर्चा करी थी। जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये लोग लेकर आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में, और उसमें ये था कि लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। वो पारित तो हो चुका है लेकिन धरातल पर अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार जो महिला सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी बातें करती है, उनकी कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर दिखता है। उसी तरह अगर लाडली बहना योजना की बात करूं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री और नेता हैं वो आए दिन सरकारी मंचों से ये कहते हुए दिखते हैं कि जब तक महिलाएं रैलियों के अंदर नहीं आएंगी तब तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें लगता है कि लाडली बहना योजना को आपको एक हाजिरी रजिस्टर बनाना बंद कर देना चाहिए। हितग्राहियों को देखकर उन्हें इस योजना का लाभ देना चाहिए, ना कि रैली की हाजिरियों को देखकर। और अगर आपने महिला सशक्तिकरण को सिर्फ वोट अर्जित करने का एक तरीका बना रखा है तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सिंपी जी, एक महिलाओं से हटके मेरा एक प्रश्न है। आपके कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अक्सर वो कहते हैं कि हमें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। आखिर क्या कारण है कि केंद्र में मोदी सरकार विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देती? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सकारात्मक राजनीति करी है, लोकतंत्र का, संविधान का सम्मान किया है। हमने वो दौर देखा है राजनीति का जहां पर विपक्ष के नाम पर कभी 2 या 3 सांसद भी हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष को लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक समझा, उन्हें उनका महत्वपूर्ण स्थान दिया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
विभिन्न नामों से पुकारने लग जाती है। वो जब बिहार चुनाव जीतते हैं तो दिल्ली में अपने राष्ट्रीय कार्यालय से अपने संबोधन में कहते हैं कांग्रेस को माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। तो क्या मैसेज वो देश को देने का प्रयास कर रहे हैं जब वो विपक्ष को इस तरीके के नामों से पुकारते हैं? कभी वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने लगते हैं। हालांकि कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा उन्होंने ज़रूर बना ली है। और या तो राहुल गांधी जी की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। और हमें लगता है अगर वो हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन में उनको बोलने नहीं देते हैं तो फिर मोदी सरकार को प्रश्नों से बहुत डर लगता है। मोदी सरकार शायद जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर पा रही है इस जनता के प्रति। सिर्फ थोड़े से राष्ट्रीय नारे अर्जित कर देने से इस देश का उद्धार नहीं होगा। यदि विपक्ष आपके सामने प्रश्न रखता है और आप अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, आप विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आप संस्कारी संस्थाओं का दमन कर रहे हैं, आप अगर उनको सिर्फ एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं कि कैसे विपक्षी दल के नेताओं का दमन किया जाए, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे विभिन्न सरकारी संस्थाएं हों, तो देखिए विपक्ष को पूर्ण रूप से खत्म कर देना इस देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। हमने समय समय पर देखा है जब हमारे राष्ट्र में कितनी समस्याएं उभर कर आती हैं, लेकिन जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस के नेताओं को सुनना नहीं चाहता है, विपक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं करना चाहता है। कभी तो हमें सदन से वॉकआउट करना पड़ता है और कभी हमारे नेता का माइक ही बंद कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित नेता हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यदि उन्हें इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि वो 56 इंच वाले सीने वाले नेता हैं, तो फिर 56 इंच समय पर दिखाना भी चाहिए और इतनी उदारवादिता उनके अंदर होनी चाहिए कि इस लोकतंत्र में विपक्ष की भी जगह हो। प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में हैं तो 56 इंची पूरे दुनिया में विश्व गुरु के नाम से विख्यात हैं, और डरे भी क्यों ना कांग्रेस से। आपकी महिला सांसद तो उन्हें घेर ली थी और लोकसभा स्पीकर ने आरोप लगाया है कि महिला सांसद हमला करने वाली थी प्रधानमंत्री पे। देखिए ये तो बहुत इसलिए वो जवाब देने नहीं आए लोकसभा में। ये बहुत ही हास्यास्पद है जब विदेशों से डिप्लोमेट्स आते हैं, वो हमारे देश की सड़कों पर बड़े आराम से मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को कभी पंजाब से भागकर आ जाना पड़ता है, कभी उन्हें सदन में महिला सांसदों से जान बचाकर भागकर आ जाना पड़ता है। तो हमें लगता है अगर देश के प्रधानमंत्री स्वयं अगर इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है या फिर वो सदन में विपक्षी दल की महिला सांसदों से भयभीत हो पा रहे हैं, तो फिर हम किस तरह के अमृत काल में जी रहे हैं, ये सोचने लायक बात है। और मोदी जी को शायद इस तरह की इमेच्योर पॉलिटिकल शैली अपनाने से बचना चाहिए और थोड़ी सी गंभीरता के साथ इस देश के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। सिम्पी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया।